राजेश जोशी। राजेश जोशी के बारे में पढ़ लेते हैं हम। फिर इसके बाद हम इनकी कविता के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिला है, वहां पर इनका जन्म हुआ 1946 में, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति से एक वर्ष पूर्व। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की। जब शिक्षा पूरी हो गई उनकी, तो उसके बाद पत्रकारिता शुरू की उन्होंने, यानी कि वो जर्नलिस्ट बन गए और कुछ सालों तक अध्यापन भी किया। अध्यापन मतलब होता है पढ़ाना, शिक्षण कराना, शिक्षण करना। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। उन्होंने कविता लिखी और कविताओं के अलावा उन्होंने कहानियां लिखी, नाटक भी लिखे, लेख भी लिखे और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए। नाटकों के रूपांतर यानी कि उनको नाटक में बदला। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का भी कार्य किया। कुछ फिल्मों के लिए पटकथा भी लिखी उन्होंने, जो स्क्रिप्ट होती है फिल्मों के लिए, उसे भी लिखा। उन्हें उन्होंने भर्तरी की कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु यह भी, एवं मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया। भर्तृहरि हुए हैं, संस्कृत के कवि हैं भर्तृहरि, जिन्होंने नीति शतक लिखा है। और उनकी कविताओं की अनुरचना, अनुवाद की, भूमिका कल मतलब अनुरचना का मतलब उनके जैसी रचना की, कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु यह भी इस नाम से, और मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद किया पतलून पहना बादल। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए। कई भारतीय भाषाओं के साथ, जो भारतीय भाषाएं हैं वो तो हैं ही, उसके साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मनी में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। ये राजेश जोशी के मुख्य काव्य संग्रह हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, जिन माखनलाल चतुर्वेदी को हमने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, उन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार मिलता है। तो वो उन्हें मिला माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, अच्छा पुरस्कार होता है, मध्य प्रदेश शासन का बड़ा सम्मान होता है जिसको शिखर सम्मान नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित उन्हें किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। जो राजेश जोशी की कविताएं हैं वो गहरे सामाजिक अभिप्राय, यानी कि बहुत अधिक सामाजिक अभिप्राय उनमें होता है, यानी कि समाज के बारे में वो बताती हैं, सामाजिक अभिप्राय वाली भी होती हैं। जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। जीवन के संकट में भी, जब जीवन संकट में होता है तब भी वो उसमें गहरी आस्था कि हमारी श्रद्धा है जीवन में, हमें जीना चाहिए, तो वो उभारती हैं, जीने के लिए हमें मजबूती देती है। ये नहीं कि कायरता से जीवन में संकट कोई आ गया, कोई परेशानी आ गई तो उससे निराश हो जाए कि अब तो जीवन बेकार है, ऐसा नहीं। वो जीवन में गहरी आस्था को उभारती हैं, जीवन के संकट से हमें उबारती हैं। ऐसी उनकी कविताएं हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी है, मिजाज है, और वहाँ का स्थानीय का यानी कि लोकल जो होता है, क्षेत्रीय जो होता है, और वहाँ मौसम, कुछ सभी व्याप्त है उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने, वो कह रहे मनुष्यता को बचाए रखने, मनुष्यता को जीवित रखने वाले, बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया
के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। यानी कि जितना उन्हें संघर्ष, दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना उनको प्रबल यानी कि मजबूत दिखाई देता है ना, कि दुनिया नष्ट होने वाली है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए भी बेचैन दिखाई देते हैं, कि जीवन में बहुत सी संभावनाएं हैं, बहुत सी खोजें हैं। तो प्रस्तुत कविता में बच्चों से, अब यहाँ पर उनकी कविता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है, कि बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है। तो कविता में सामाजिक विडंबना भी है, विडंबना कहते हैं लाचारी, कमजोरी, हमारी बेबसी, आर्थिक भी है, क्योंकि एक तो समाज हमारा इस तरह से हो गया है कि जो बच्चों को उचित अवसर नहीं देता, और विडंबना आर्थिक भी है, यानी कि बच्चों के पास उनकी आर्थिक स्थिति उनके परिवार की ठीक नहीं होती, इसलिए ये उनकी बेबसी है। तो देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को भी जो काम पर जा रहे हैं, जो हमें सुबह सुबह काम पर जाते हुए मिल जाते हैं, जिस उम्र में उनको पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, वो सब नहीं। तो जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। तो जीवन की उमंग से वो वंचित हो गए हैं, यानी कि उससे दूर हो गए हैं। उनको ना तो खेल के अवसर मिल रहे हैं, न शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं, और ना ही जीवन की उमंग, यानी कि जीवन में जो खुशियां होती हैं, कि किस तरह से एक बच्चे का बचपन होता है, वह बचपन उनसे छीन लिया जा रहा है। तो ये यहाँ राजेश जोशी ने अपनी कविता में बताया है कि बच्चे काम पर जा रहे। तो हम वाचन कर लेते हैं एक बार। अतुकांत कविता है, तो लयात्मक वाचन नहीं हो सकता, सस्वर वाचन नहीं हो सकता, पर एक बार वाचन जरूर कर लेते हैं। बच्चे काम पर जा रहे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजार सड़कों पर गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे। बहुत छोटी सी कविता है, एक दो बार भी अगर हम इसको खुद से पढ़ लेंगे तो हमें अर्थ समझ में आ जाएगा, क्योंकि किसी भी शब्द को इसको देखने की जरूरत नहीं। एक दो शब्दों को छोड़ करके बाकी शब्द ऐसे हैं जो हम रोजाना प्रयोग में लाते हैं, ऐसे शब्द। एक बार और पढ़ें और फिर देखें कितना समझ में आ रहा है हमें, कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। ऐसी भी कविताएं होती है ना, कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल,
पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर, इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कवि राजेश जोशी? कह रहे हैं इसमें कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कि ठंड है, ठंड का मौसम है, दिसंबर जनवरी का मौसम हम मान सकते हैं क्योंकि तब कोहरा पड़ता है। और कोहरे से ढकी हुई सड़क पर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। यानी कि इतनी ठंड में भी जब कोहरा पड़ रहा है, हम अपनी रजाइयों में पड़े रहते हैं, जाना नहीं चाहते, स्कूल भी जाना नहीं चाहते, पर बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कह रहा बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये, तो सबसे भयानक पंक्ति है ये, क्योंकि बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। वो कह रहे हैं इससे भी ज्यादा भयानक ये है कि इसको विवरण की तरह लिख रहे हैं। विवरण का मतलब हम इसका वर्णन कर रहे हैं। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कह रहे इसको सवाल की तरह हमने प्रश्नवाचक में लिखना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ये हमें पूछना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। विवरण की तरह लिख दिया, ये गलत। इसको सवाल की तरह लिखो कि ऐसी कौन सी आफत आ गई, ऐसी क्या मजबूरी है, बच्चे काम पर आखिर क्यों जा रहे हैं। फिर वो प्रश्न कर रहा है, लेखक कह रहा है कि क्यों जा रहे हैं, क्या इसका ये कारण है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। वो कह रहे हैं क्या अंतरिक्ष में सारी गेंदें गिर गई हैं, यानी कि बच्चों को खेलने के लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए वो काम पर जा रहे हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। क्या दीमकों ने सारी रंग बिरंगी किताबों को खा लिया है, यानी कि उनको पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए वो काम पर जा रहे हैं। आगे वो फिर प्रश्न करता है, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या किसी पहाड़ के नीचे सारे खिलौने दब गए हैं, यानी कि बच्चों को खेलने के लिए कुछ नहीं बचा, इसीलिए वो जा रहे हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। तो क्या कोई भूकंप आया था जिसमें सारे मदरसों की इमारतें, मदरसा कहते हैं विद्यालय, स्कूल को कहते हैं, उर्दू का शब्द है मदरसा। मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, उसको मदरसा बोला जाता है। पाठशाला, विद्यालय, इसके लिए हिंदी शब्द है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं क्या सारे मदरसों की इमारतें गिर गई हैं, इसीलिए वो काम पर जा रहे हैं क्या बच्चे। फिर आगे भी प्रश्न कर रहे हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक। क्या सारे मैदान खत्म हो गए जहां बच्चे खेला करते थे, सारे बगीचे और घरों के आंगन भी खत्म हो गए क्या एकाएक, मतलब अचानक। क्या अचानक से ये सब कुछ खत्म हो गया इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ले कवि जो है वो बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हो गया है ऐसा, बताइए क्या हो गया। अगर वास्तव में ऐसा हो गया तो वो कह रहे तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। अगर सचमुच ऐसा हो गया कि काले पहाड़ के नीचे किताबें दब गई, खिलौने दब गए, ठीक है ना, दीमकों ने उनकी किताबों को खा लिया, घर आंगन खेल के मैदान एकाएक खत्म हो गए, अंतरिक्ष में सारी गेंदें चली गईं, यानी कि बच्चों के खेल के, उनकी शिक्षा का, उनके लिए अगर कोई अवसर बचा ही नहीं है, तो फिर कवि कह रहे हैं राजेश जोशी, तो बचा ही क्या है इस दुनिया में। तो फिर क्या बचा है बताओ जब सब कुछ खत्म हो गया तो। और आगे वो कह रहे हैं कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। ऐसा हुआ ही नहीं है वास्तव में, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है, पर वो कह रहे हैं कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। स्कूल आज भी चल रहे हैं, पाठशालाएं चल रही हैं, मदरसे चल रहे हैं, ठीक है ना, खिलौने भी बिक रहे हैं, बन रहे हैं, खेल के मैदान भी हैं, घरों के आंगन भी हैं, छोटे मोटे तो हैं ही। तो ऐसा है तो नहीं। तो कह रहे कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे ज्यादा यह है, पर इससे ज्यादा भयानक क्या है कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का मतलब होता है यथावत, जैसी हैं वैसी ही। हस्ब मामूल उर्दू का शब्द है, इसका मतलब होता है यथावत, यानी कि जैसी थी वैसी ही ये चीजें हैं, हस्ब मामूल। तो हस्ब मामूल हैं ये चीजें, जैसी थी वैसी ही हैं। तो फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, यानी दुनिया की हजारों सड़कों से गुजर रहे हैं, और उस हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं।
बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? यही कवि प्रश्न कर रहा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, हजारों बच्चे काम पर जा रहे हैं, आखिर क्यों जा रहे हैं बच्चे काम पर? ये प्रश्न कवि कर रहा है, कह रहा है। दोबारा से एक बार समझ लें कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी कि कोहरा है, बहुत ठंड है, और उस पर ऐसी ठंड, ऐसा कोहरा जिस पर हाथ से हाथ भी नहीं दिखाई देता। जब हम देखते हैं दिसंबर और जनवरी की जो ठंड होती है, दिल्ली में तो बड़ी कड़कड़ाके की ठंड होती है, और उस ठंड में, उस कोहरे में बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि तुमने भी देखा होगा कभी चाय की दुकान पर, कहीं रेस्टोरेंट पर, ठीक है ना, ढाबे पर, कभी पंचर की दुकान पर, कभी बाइक की दुकान पर, कहीं ना कहीं बच्चों को जरूर देखा होगा जो काम करते हैं, ठीक है ना। पर कभी उनसे बात करने का भी प्रयास किया है कि भाई तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते हो, क्यों ये काम करते हो, कचरा उठाते हुए, कचरा बीनते हुए। बहुत जगह पर छोटे छोटे बच्चों को काम करते देखा होगा। हम अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में इन बच्चों को कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, यानी कि देखने देखने को मिल ही जाएंगे। पर यहाँ पर कवि जो है वो प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये सबसे भयानक पंक्ति है हमारे लिए, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। वो कह रहे भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। इसे हमें विवरण की तरह लिखा नहीं चाहिए, वर्णन नहीं करना चाहिए, इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कि क्या कारण है, क्या उनकी मजबूरी है, क्या उनको आर्थिक अभाव है, क्या उनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है, या उनके माँ बाप उन्हें भेजना नहीं चाहते। कुछ तो मजबूरी है ना, क्यों जा रहे हैं, इसका कारण क्या है, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? अब लेखक खुद ही अनुमान लगा रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष में सारी गेंदें गिर गई हैं, अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या दीमकों ने सारी रंग बिरंगी किताबों को खा लिया है जिनको बच्चे पढ़ते हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या काले पहाड़ के नीचे सारे खिलौने दब गए? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या किसी भूकंप में सारे स्कूल, पाठशालाएं जो हैं, विद्यालय जो हैं, उनकी इमारतें ढह गई, यानी कि बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? करें कि सारे मैदान खत्म हो गए क्या, सारे बगीचे खत्म हो गए क्या, घरों के आंगन खत्म हो गए क्या अचानक से, जो ये बच्चे यहाँ पर रहते ही नहीं और इसलिए काम पर जा रहे हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर सचमुच में ही ऐसा हो गया है तो फिर क्या बचा है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। पर कवि एक संभावना जता रहे हैं कि वास्तव में अगर ऐसा हो जाता तो कितना भयानक होता। और लेकिन उससे भी ज्यादा क्या भयानक है, उससे भी ज्यादा भयानक है कि ये सारी चीजें हस्ब मामूल, हस्ब मामूल का मतलब यथावत, यानी कि जैसी थी वैसी ही हैं, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ। विद्यालय भी वैसे ही हैं, खेल के मैदान भी वैसे ही हैं, उनके खिलौने भी हैं। तो फिर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो क्यों फिर ये छोटे छोटे बच्चे दुनिया की सड़कों पर मिल जाएंगे? भारत ही नहीं, हर जगह पर मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्यों इनसे इनका बचपन छीना जा रहा है? क्यों इनको खेल कूद शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं? क्यों ये पढ़ना नहीं चाहते, या क्यों इनको पढ़ाया नहीं जाता? क्यों इनको खेलने नहीं दिया जाता? क्यों इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता? ये लेखक, ये कवि एक प्रश्न करके हमारे सामने छोड़ रहे हैं।